मॉर्निंग। ये क्लास 12 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्लास 12 में इससे पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 दोनों कंप्लीट कर दिया है और चैनल में ना इसको बाइफरकेट भी कर दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 को बाइफरकेट करके प्लेलिस्ट भी नया बना दिया है, तो उसमें तुम शायद कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा लेक्चर पहले है कौन सा लेक्चर बाद में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 थोड़ा मैकेनिक्स इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 फुल ऑफ कांसेप्ट है। अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 के कांसेप्ट आते हैं तो तुम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में तो फिर भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व होगा, क्वेश्चन को टफ ले जाया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 इज कंपैरेटिवली इजियर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 आप क्या करना, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 तो प्रॉब्लम नहीं होता। आज क्या करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करना है अपने को और ये नए चैप्टर का नाम है करंट। अब अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे ना तो एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2 के बाद एक कैपेसिटेंस नाम का टॉपिक आएगा, ये कैपेसिटर्स आएगा। अब कैपेसिटर्स जब तक बेसिक सर्किट थ्योरी हमें नहीं आएगा तब तक हम कैपेसिटर्स नहीं पढ़ सकते। कैपेसिटर्स के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक सर्किट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। अब बेसिक सर्किट वाले क्वेश्चन कहां से सीखेंगे, तो करंट वाले चैप्टर में यही सीखेंगे। अभी करंट जो टॉपिक है ना तुम्हारे लिए नया नहीं, क्लास 9 में 10th में या जूनियर क्लासेस में कभी ना कभी तो तुमने करंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। आज क्या करेंगे, करंट को ही पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे। करंट बेसिकली क्या होगा, पहले 2-3 लेक्चर हम क्या करेंगे, कुछ डेरिवेशंस में निकालेंगे, फिर हम सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे, फिर अप्लायंसेस। मेरे टारगेट है कि मैं एट मैक्स 10 लेक्चर लूं, 10 लेक्चर में ये कंप्लीट कर दूंगा। 10 लेक्चर लेने का मतलब है, मतलब 2 वीक्स में मेरे को ये कंप्लीट करना है। 2 वीक नहीं तो 2 वीक, 15-18 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। मतलब आज से अगर 15-18 दिन के बाद देखोगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंपैरेटिवली इजियर चैप्टर है। अब करंट वर्ड से पहले भी सुना है। करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ मैटर। जैसे वाटर करंट सुना होगा ज्योग्राफी में, विंड करंट सुना होगा। अब वाटर करंट, विंड करंट और ये करंट, ये जो करंट आप पढ़ेंगे ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हम यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम वाटर करंट और विंड करंट के बारे में नहीं पढ़ रहे। मतलब करंट जो है जनरलाइज वर्ड है क्या, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से लिंक नहीं करता। करंट का एक्चुअल मतलब होता है फ्लो ऑफ समथिंग या फ्लो ऑफ मैटर। अगर कोई भी क्वांटिटी या कोई भी मैटर बहुत ही हाई स्पीड से फ्लो करता है ना उसको बोलते हैं करंट। जैसे वाटर करंट का मतलब हो गया वाटर इज फ्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड, इट इज नोन एज वाटर करंट। विंड इज फ्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड, इज नोन एज विंड करंट। उसी तरह जब चार्जेस मूव करेंगे तो फेनोमेना जो जनरेट होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब बेसिक अगर एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इट इज द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री टू मूव। पॉजिटिव चार्ज आयंस जो है या प्रोटॉन्स जो है वो क्या है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर कंफाइंड होके रखे हुए, तो प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में बात करूं तो प्रोटॉन्स फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, वो नहीं मूव करते। जब भी मैं बोलूं फ्लो ऑफ चार्जेस, इसका मतलब अगर मैं कंडक्टर के बारे में बात करूं, जैसे मान लो ये कॉपर का टुकड़ा होता, ये कंडक्टर होता। कंडक्टर में अगर मैं बोलूं कि चार्जेस मूव करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, प्रोटॉन्स मूव नहीं करने वाले। कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब प्रोटॉन्स कभी भी नहीं मूव करते क्या, नहीं, प्रोटॉन्स मूव करते हैं। अगर आप सेमीकंडक्टर्स, पता नहीं केमिस्ट्री में शायद थोड़ा बहुत पढ़ाते होंगे या नहीं भी पढ़ाते, तो सेमीकंडक्टर्स में देखेंगे कि जो करंट जनरेट होगा वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण भी होगा और पॉजिटिव चार्जेस होल्स के कारण भी होगा। मतलब वहां पर आप देखोगे कि जो करंट जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण भी है और पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के कारण भी है। या केमिस्ट्री में तुमने वो इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आप देखोगे तो आयंस मूव करते हैं, उसमें नेगेटिव आयंस भी मूव करते हैं, पॉजिटिव आयंस भी मूव करते हैं। तो करंट जो है वो करंट इज बेसिकली, मतलब हम जिस करंट के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली है फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर कंडक्टर में बात किया जाए तो चार्जेस का मतलब हो गया इट्स द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज फ्लोइंग, व्हिच विल बी फ्लोइंग। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो आयंस
होंगे वहां पर नेगेटिव आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, तो दोनों के कारण करंट होगा। आगे जाके सेमीकंडक्टर्स में भी देखेंगे करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस करंट बिकॉज ऑफ होल, इट इज नोन एज द डिफ्यूजन करंट। वो सब आगे की बातें अभी नहीं सोचना। तो इलेक्ट्रिक करंट का अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो इसको लिखते हैं, सर ये तो बचपन में सीखा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट का अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब है चार्ज अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है, ये फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। अब एक सेकंड में कितने चार्जेस मूव कर गए, या गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉस कर गए, उसी का जो मेजर होगा वही क्या होता है, करंट होता है। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं ना, इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए, मैथमेटिकली अगर तुम इसको लिखोगे तो करंट को जनरली I से डिनोट करते हैं, I इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो dq अपॉन dt लिख देंगे। जिस तरह से वेलोसिटी को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो ds by dt लिखते हैं क्या, उसी तरह करंट को क्या लिख देंगे, I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। अब dq का मतलब हो जाएगा फ्लो ऑफ चार्जेस या जो भी है, और dt का मतलब हो गया चेंज ऑफ टाइम, या ऐसा समझ लो रेट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, करंट के बराबर होगा। अच्छा, अब अगर मुझे एवरेज करंट का भी लिखना है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। जब भी आप इस तरह से फाइंड करोगे आप ये क्या बोलोगे, ये है इंस्टेंटेनियस करंट। याद रखना ये बिल्कुल ना एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे कुछ टर्म्स आए थे क्या। इंस्टेंटेनियस करंट अगर डिफाइन करना है तो dq by dt कर देना, और अगर आपसे कोई पूछे एवरेज करंट, इस तरह से स्क्वायर के ब्रैकेट में जब लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में जब लिखते हैं I, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पर जितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा q डिवाइडेड बाय डेल्टा t अगर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज करंट का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये सब। अच्छा, फिर इसका अपने को यूनिट फाइंड करना है, एसआई यूनिट। ये सब बचपन की बातें हैं, बचपन की बातें दोबारा लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट, अगर कोई तुमसे पूछे कि करंट का एसआई यूनिट बताओ भाई साहब, तो करंट को क्या लिखा, dq अपॉन dt, dq। अब जो q का यूनिट होगा वही चेंज इन q का यूनिट होगा, तो इसका यूनिट होता है कूलम, टाइम का यूनिट इज सेकंड। अब कूलम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर। ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एम्पियर, या इसको आप सिंपल कैपिटल ए से या कभी-कभी एएमपी भी लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है। या तो एएमपी आगे लिखो, पूरा का नाम लिखो, या कैपिटल ए लिख दो। तो करंट का एसआई यूनिट इज एम्पियर। अच्छा, ये वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट है, करंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। इसका डायमेंशन के प्लेस में या तो आई लिखते थे, डायमेंशन में आई लिखते थे, हाँ, तो एसआई यूनिट इतना हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि डिफाइन 1 एम्पियर, ये पूछते हैं स्कूल के एग्जाम में, पूछते हैं, क्लास 10 में भी पूछा जाता होगा। अगर आपसे कोई पूछता कि डिफाइन 1 एम्पियर का वैल्यू फाइंड आउट करो, या 1 एम्पियर को डिफाइन करो, अब कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत ही आसान है। हम क्या जानते हैं, करंट जो है वो डेल्टा q अपॉन डेल्टा t है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। अब 1 एम्पियर का करंट का मतलब क्या हो गया, अगर एक गिवन एरिया में से if 1 coulomb of charge passes a given area in 1 second, then the current through the area is 1 एम्पियर। जैसे पुरानी बातें हैं, एक डेफिनेशन जरूर आता है एग्जाम में, एक डायमेंशन निकालना जरूर आता है एग्जाम में। तो अगर मैं कोई मुझसे पूछे कि भाई 1 एम्पियर डिफाइन करो, तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर, 1 कूलम ऑफ चार्ज passes a given area in
इन 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड के अंतराल में एक गिवन एरिया से अगर 1 कूलम का चार्ज पास कर जाए तो क्या बोलेंगे कि उस एरिया से कितना करंट पास हुआ, 1 एम्पीयर का करंट पास हुआ है। बच्चों वाली बात है, छोटी छोटी बातें हैं, बस याद दिला दिया, तुमको आता ही होगा, बस मैंने तुमको याद दिला दिया कि ऐसा कुछ तुमने पढ़ा था, इसलिए बस मैंने तुमको याद दिला दिया है। अच्छा, अब ये पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन क्या पूछेंगे देखते हैं। इसी में अगर मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूं ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन भाई, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, देखते ही तुम आंसर बता दोगे। बस एक बार व्हाइट बोर्ड रब हो जाए उसके बाद तो तुम देखते ही आंसर बता दोगे। सर मैं क्वेश्चन लिखूंगा भी नहीं और तुम आंसर बता दोगे, इतना आसान लगेगा तुमको। मुश्किल है व्हाइट बोर्ड रब करना। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स। सपोज ऐसा बोला गया है, एक कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, एक कंडक्टर है और इसमें से जो करंट पास हो रहा है, इसमें जो करंट पास हो रहा है वो 1 एम्पीयर का गिवन है। करंट थ्रू दिस कंडक्टर इज 1 एम्पीयर। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, if current through the conductor, current through the conductor is 1 ampere, then find the charge, find the number of charge, number of charge, charge मतलब electrons, find the number of charge that will flow in 10 seconds। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। वो बोलेंगे अगर एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है, अगर 1 एम्पीयर का करंट इस कंडक्टर से पास हो रहा है तो 10 सेकंड में इस एरिया को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस किया होगा, ये फाइंड करने को बोलते हैं। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं, करंट का बेसिक डेफिनेशन आई जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 10 में ऐसे क्वेश्चन मैं कराता हूं, मैं कराता हूं, तुमने भी शायद किया होगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, रोने की बात नहीं है। किसी ने क्लास 10th में किया, किसी ने क्लास 11th में किया, मतलब होता है जानने से, जान जाओ वो बड़ी बात है। आई का बेसिक डेफिनेशन, ये आई नहीं है, आई ये आई है, करंट वाली आई है, ये तुम्हारे घर वाली आई नहीं है। आई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, आई इक्वल्स टू लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ऐसे क्यों लिखते हैं ना, बिल्कुल सर जी। अच्छा, इस डेल्टा क्यू को इधर भेजो, आई टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू हो जाएगा, फिर आई टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू हो जाएगा। अच्छा, आई का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में आई है 1 एम्पीयर का, आई के प्लेस में 1 एम्पीयर लगा दिया, ऐसा ही में काम चल रहा है सब कुछ। डेल्टा टी क्वेश्चन के हिसाब से डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 10 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। अब ये चार्ज फ्लो है, ठीक है। मान लो मैं बोलता कि एक इलेक्ट्रॉन पास किया, मान अगर एक इलेक्ट्रॉन पास करता तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता वो आता है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। या इन जनरल किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होता है वो n इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख के देगा। किसी अगर मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मेरे को चार्ज देखना होता था तो अपन क्या लिखते हैं, q को n टाइम्स ऑफ e लिख देते हैं ना, दैट e इज द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो कितना चार्ज इसमें से पास किया वो मेरे को जानना है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज का वैल्यू जानना है। मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किए होंगे, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किए होंगे, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे इनटू e माइनस कर देंगे तो वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये टोटल चार्ज होता जो पास करता है। अब यहां से अगर मैं n का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो n के प्लेस में क्या लिख देंगे, 10 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब n को लिख देंगे 10, चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन को लिख रहे हैं 1.6 into 10 to power minus 19। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, n इक्वल्स टू ये 1.6 को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 100 अपॉन 60, और पावर वाले टर्म को लिख दो पावर
ले जाके 10 टू पावर 90, 100 डिवाइडेड बाय 16, 100 डिवाइडेड बाय 16 जब आप सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 6.25 into 10 to power 90 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने, अब ये नंबर है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकंड में पास करेंगे, 1 सेकंड में नहीं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में पास कर गए होंगे क्या अगर करंट का वैल्यू 1 एम्पीयर है? सर नहीं आया इसमें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा जो बेसिक डेफिनेशन होता है करंट का, I इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा Q का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस फ्लो किए, डेल्टा T का मतलब है कितने समय में फ्लो किए। अब I इनटू डेल्टा T कर दोगे तो वो डेल्टा Q के बराबर है क्या? जब डेल्टा Q का याद करना, क्लास 11 में जब Q का डायमेंशन निकालना सिखाया था तो ऐसा ही लिखा था I इनटू T को मल्टीप्लाई कर दो, एम्पीयर इनटू टाइम Q का डायमेंशन आता था। अब I इनटू डेल्टा T डेल्टा Q होगा, I इनटू डेल्टा T का वैल्यू लिखा, डेल्टा Q के प्लेस में मैंने ऐसा मान लिया कि लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव करके चले गए, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज पास किया होगा, सिंपलीफाई किया तो n का वैल्यू कितना आ गया 6.25 into 10 to power 90 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आसान है ना? अब बोल देते कि भाई करंट जो है वो 10 एम्पीयर का है, 100 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए वो बताओ। बहुत ही आसान है, क्या सॉल्व कर सकते हैं ना इस तरह के क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चन में अपने को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस तरह के प्रॉब्लम में सॉरी इस तरह के क्वेश्चन में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे ले जाते हैं कहानी को। अब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो क्या होगा, कैसा होता है वो बताता हूं कैसा होगा। मान लो कभी कभी ना चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे देते हैं क्वेश्चन में, कभी कभी वो क्या करते हैं चार्ज का वैल्यू बता देंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब किसी कंडक्टर से जो चार्ज क्रॉस कर रहा है वो समय का फंक्शन है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन में मान लो जो q है ऐसा गिवन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है q जो है वो समय का फंक्शन है, समय का फंक्शन कुछ भी ले लो भाई साहब, क्या ले सकते हैं t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। q जो है वो समय का फंक्शन है t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, मतलब किसी इंटरवल ऑफ टाइम पर किसी कंडक्टर से जो चार्ज पास करेगा वो टाइम का फंक्शन गिवन है t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। और आपसे पूछा गया कि अगर ये चार्ज का फंक्शन है तो फाइंड इंस्टैन्टेनियस करंट। पहले तो पूछा जाए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा फाइंड द इंस्टैन्टेनियस करंट, इंस्टैन्टेनियस फाइंड इंस्टैन्टेनियस करंट, फाइंड इंस्टैन्टेनियस करंट एट 2 सेकंड। मान लो क्वेश्चन ये पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसी में फाइंड द एवरेज करंट, फाइंड द एवरेज करंट फॉर 2 सेकंड। पहला क्वेश्चन है कि 2 सेकंड का इंस्टैन्टेनियस करंट बताइए, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 से 2 सेकंड का एवरेज करंट कितना है वो बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब इंस्टैन्टेनियस करंट का फार्मूला क्या है? कभी भी अगर इंस्टैन्टेनियस करंट निकालना है तो dq/dt सॉल्व करना है। क्या q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन है, dq/dt सॉल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो वेलोसिटी गिवन होता था टाइम का फंक्शन, वेलोसिटी गिवन होता था टाइम का फंक्शन, और वो बोलते थे कि इंस्टैन्टेनियस नहीं हाँ इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, देख लेते हैं अगर नहीं आते तो। मान लो कोई मुझसे पूछता I को क्या लिखते हैं, I कैन बी रिटन एज dq अपॉन dt। ये I का इंस्टैन्टेनियस वैल्यू, जब भी dq अपॉन dt से फाइंड आउट करोगे तो वो I का इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है। I कैन बी रिटन एज dq अपॉन dt, इसका मतलब I को क्या लिख देंगे, उसको जब डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अब क्लास 12th में आ जाने के बाद आई होप इस तरह का डिफरेंशिएशन तो आ गया होगा, नहीं आया है तो कोई नहीं, खाली बजा लेंगे, अलग अलग लेवल का कारनामा करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी, हम भी कुछ नहीं करेंगे, खाली बजाएंगे बैठ के। आई अगर मेरे को सॉल्व करना है तो 2t माइनस 3 4 कांस्टेंट का उसका कोई डिफरेंशिएशन होता है, ये मेरे पास करंट का एक्सप्रेशन है। ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि एग्जैक्टली 2 सेकंड पर करंट का क्या वैल्यू
बताइए। तो t सेकंड, t के प्लेस में 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वैल्यू मिल जाएगा क्या? तो 2 into 2 minus 3, ये 4 minus 3 क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान। इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है सचिन। Q का एक्सप्रेशन गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t और आपसे पूछा गया है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट फॉर 2 सेकंड। 2 सेकंड भी पूछा था ना, तो 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस करंट पूछते तो अपन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब क्या पूछा गया है? एवरेज करंट पूछा गया है। हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। अब कुछ बातें तुमको याद दिलाने का हो सकता है तुम भूल गए हो। मान लो वेलोसिटी का फंक्शन गिवन होता था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन t होता था। मान लो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन ले लो t² + 2 और आपसे कोई पूछे कि भाई एवरेज वेलोसिटी ढूंढ के बताइए। इस तरह से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन होता था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t और कोई तुमसे पूछता कि एवरेज वेलोसिटी ढूंढ के बताइए 0 से 2 सेकंड पर। 0 से 2 सेकंड पर एवरेज वेलोसिटी ढूंढ के बताइए। बिल्कुल ढूंढेंगे। एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ एक ही फार्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। कभी भी अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए, एवरेज डिस्टेंस पूछा जाए, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज डिस्टेंस का फार्मूला है एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पर ये जो v है, इस v को मैं बाय डेफिनेशन ds/dt लिख सकता हूं क्या? ds/dt को क्या लिख सकते थे? t² + 2। अच्छा, ds को ये लिख सकते हैं ना t² + 2 dt, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ds को क्या लिख सकते हैं? t² + 2 dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर इंटीग्रेशन इधर इंटीग्रेशन। ये जब इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ds, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? अगर मैं इंटीग्रेशन ds सॉल्व करूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने बोला है क्योंकि इससे पहले कभी पढ़ाया था। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में मैं इंटीग्रेशन ds लिख सकता हूं क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में इंटीग्रेशन ds लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम के प्लेस में इंटीग्रेशन dt लिख सकते हैं क्या? dt मतलब है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मेरे को डिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी टोटल टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। अब ds के प्लेस में ध्यान से देखो तो ds जो है वो एक्चुअली में v dt है क्या? ये पूरा मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था ना, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू dt। मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन और जो भी टाइम का लिमिट होगा, हाँ या ना, ऐसा मैंने पढ़ाया है तुम्हें। अब याद क्या रखना है? आप चाहो तो ये याद रख लो कि अगर मुझे कभी भी पता नहीं आवाजें आ रही, अलग अलग तरह की आवाजें आ रही, तो मेरे कॉपी में देख के भूख वाले लोग भी आ रहे, डरा दिया जाए। पढ़ लो भाई, डरा दो, पढ़ लो। हाँ, अब कभी भी अगर मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन है, तो इस तरह के फंक्शन को या इस तरह के रिलेशन को यूज करके एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? इसको मोर जनरलाइज तरीके में आपको याद रखना। कभी भी कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, वेलोसिटी है, आगे जाके अल्टरनेटिंग करंट पड़ेगी, वहां पे एवरेज करंट निकालना पड़ेगा, हीट वाले क्वेश्चन आएंगे, उस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप याद रखिए एवरेज पावर वाले भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए। कभी भी कोई भी फंक्शन टाइम का है और तुमको उसका एवरेज वैल्यू निकालना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तुमको गिवन है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब उसका एक्सप्रेशन गिवन है टाइम के रिस्पेक्ट में, आप ऐसा यूज कर सकते हो v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन। मान लो आपसे कोई बोलता है कि एवरेज पावर कैलकुलेट करो, तो इंस्टेंटेनियस पावर dt बाय इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt। अगर कोई पूछता है एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dt डिवाइडेड बाय dt। तो कभी भी कोई भी पैरामीटर, फिजिक्स का कोई भी पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन है और तुमसे बोला जाए कि उसका एवरेज वैल्यू ढूंढो, तो आप इस तरह से एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है और एवरेज निकालना है, तो ये तरीका होता है निकालने का। अभी इसी तरीके को यूज करके हम क्या करेंगे? करंट का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास क्वेश्चन है, इसको रफ में लिखना अगर नहीं याद है तो।
अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो रफ में लिख लो, और अगर नहीं भी याद है और लिखना भी नहीं चाहते तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो माशाअल्लाह, इससे अच्छा बात कुछ हो ही नहीं सकता। याद भी नहीं है और लिखने की कोशिश भी नहीं करनी है, अलग लेवल की बात है वो। इसका मतलब है कि आप अध्यात्म को पा चुके हो और ये छोटा मोटा ज्ञान आपको आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हो जहां पे हम नहीं पहुंच सकते। तो अगर नहीं आता और लिखने की कोशिश भी नहीं कर रहे तो आप एक अलग लेवल पे हो, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जीवन के मोह माया से ऊपर उठ चुके हो भाई साहब। मतलब मैं तो नहीं मैच कर सकता इस लेवल पे। अब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी गिवन है और मुझसे एवरेज करंट पूछा है। अभी तो जो फार्मूला सीखे हैं वो यूज कर सकते हैं ना। क्या यूज करेंगे? एवरेज करंट जो होगा वो इंटीग्रेशन आई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट करो और आंसर ढूंढो। अब अगर एवरेज करंट ढूंढना है यहां पर, एवरेज करंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I, इंस्टेंटेनियस करंट इज 2t minus 3 dt divided by integration dt 0 से 2। अब आई होप जिस तरह से तुमको डिफरेंशिएशन नहीं आता था उस तरह से तुमको इंटीग्रेशन भी नहीं आता होगा, आई होप। और शायद मेरा होप गलत हो जाए। तो यहाँ पर एवरेज करंट अगर मेरे को लिखना होता ना तो 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाए? 2t का इंटीग्रेशन जब करोगे तो t²/2 पहला टर्म आ जाएगा यहाँ पर, t²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3t 0 से 2 डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन t तो 2 - 0। अब लोअर लिमिट में तो कुछ आना नहीं है, अपर लिमिट के वैल्यूज पुट करो, सिंपलीफाई करो तो 4 - 3 * t 6 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज करंट कितना आ रहा है? एवरेज करंट आ रहा है मेरे पास माइनस में 1। पता नहीं करंट नेगेटिव होता है या नहीं, करंट नेगेटिव होता है? हाँ हो सकता है, करंट नेगेटिव हो सकता है। मतलब करंट नेगेटिव आ रहा है मतलब जो डायरेक्शन में सोच रहा हूं उसका जस्ट ऑपोजिट चल रहा है। अभी तो ये एक्सप्रेशन था, सही गलत का मतलब नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में जो q का वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से एवरेज करंट का वैल्यू कितना आ रहा है? -1। बात समझ में आया क्या? अभी जो करंट है ना, करंट इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इंस्टेंटेनियस करंट निकाल लो, एवरेज करंट निकाल लो, सिंपल से क्वेश्चन, एकदम बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन लोअर क्लासेस में भी सिखाते हैं, डेफिनेटली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाले नहीं, लेकिन जो पहले वाला क्वेश्चन कराया था कि 10 सेकंड के अंतराल में इतना करंट गया तो कितना चार्ज गया, या बोलते कि 10 सेकंड में इतने चार्ज मूव करके चले गए तो कितना करंट होगा, ये सब इस तरह के क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे एनसीईआरटी बुक में भी। अच्छा, अब यहां पर याद क्या रखना है? करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? करंट के पास मैग्नीट्यूड है, अनडाउटेडली करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट के पास डायरेक्शन भी है। करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अपने सिलेबस के हिसाब से करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। करंट जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इन जनरल करंट को क्या बोलते हैं? इन जनरल बोलते हैं कि करंट जो है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते, उस तरह के क्वांटिटीज को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। टेंसर, TENSOR। अपने काम का नहीं होगा, अपन तो बस ये बोलेंगे कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई रीजन पूछे क्यों तो बोल देना कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम 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 ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लॉ दिया। अब ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR नहीं है भाई साहब। अगर मैं किसी से पूछूं कि ओम्स लॉ क्या है और वो V इक्वल्स टू IR बोलेगा, मैं उसको लगाऊंगा अच्छे से, ठीक है। बेवकूफों के जैसा आंसर नहीं देना कभी।
लॉ क्या है वो देखते हैं। मान लो ये कंडक्टर है, मान लो ये जो है वो कंडक्टर है, डायग्राम बना देते हैं। इस तरह से एक कंडक्टर था, अब कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या? हाँ सर, कितने? बहुत सारे होंगे। अगर कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर ये कंडक्टर है, मान लो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रुका हुआ है या इधर उधर भाग रहा होगा? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्यों रुका क्यों रहेगा? वो इधर उधर मूव कर रहा है, वो कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, कभी दाएं बाहर है, कभी ये हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, ये एंड सो ऑन। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है मूव करने के लिए, मूव किया अनहाइपोथेटिकली हर डायरेक्शन मूव किया, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद जब आप देखोगे ना तो इलेक्ट्रॉन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो गया इधर 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 रैंडमली मूव कर रहा है, कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव कर रहा है, लेकिन एक समय के बाद जब आप देखोगे तो आप देखोगे इसका डिस्प्लेसमेंट वापस से जीरो हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट वापस से जीरो हो गया इसका मतलब एवरेज में उसका जो वेलोसिटी वो हमेशा जीरो है। अब अगर उसका वेलोसिटी जीरो है मतलब वो डिस्प्लेस तो कर ही नहीं रहा है। अब अगर डिस्प्लेस नहीं कर रहा तो करंट होगा क्या? या ऐसा सोचो कि किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या? नहीं। अगर मैं बोलूं कि एक मोल होता है तो एक मोल में 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक मोल में अगर उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आगे भागा होगा ना, अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस पॉइंट से अगर एक इलेक्ट्रॉन आगे भागा है तो करस्पॉन्डिंगली या साइमल्टेनियसली क्या होगा? उसी पॉइंट से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी और डायरेक्शन में भागेगा। मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके एक साइड में आकर, अगर एक कंडक्टर है ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर आ गए तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा इधर नेगेटिव चार्ज होगा। ये गलत सोच है। अगर एक कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर है, रखी हुई है बाहर में, अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स उधर भाग रहे हैं ना तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर ही भागेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई नेट मोशन नहीं हो रहा। अब इलेक्ट्रॉन्स का कोई नेट मोशन नहीं हो रहा इसका मतलब कोई भी नेट चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। चार्जेस मूव कर रहे हैं, अनडाउटेडली चार्जेस मूव कर रहे हैं, लेकिन नेट चार्ज का मोशन क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गए रैंडमली आके वहीं पर फिर से वापस वहीं आ गए। इसका मतलब अगर चार्ज का फ्लो जीरो है तो करंट भी क्या होगा? जीरो होगा क्या? तो जब एक कंडक्टर है, ऐसा थोड़ी होता है कि कॉपर वायर लिया हमने, कॉपर वायर का टुकड़ा ऐसा था, अब इसको हाथ में रखेंगे तो झटके लगेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। कॉपर वायर को जब आप एक प्लग में अप्लाई कर दोगे, प्लग में लगा दोगे, फिर उसको पकड़ोगे तब आपको पता चलेगा हाँ कुछ तो लगा, जो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन लगा कुछ तो। अब वो अच्छा तभी लगेगा जब तुमने उसको सप्लाई में लगाया है। जब नॉर्मली तुमने कॉपर के वायर पे ऐसे होल्ड किया तो कोई झटके लग रहे थे क्या? नहीं लग रहे थे। अब क्यों नहीं लग रहे थे? क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे थे क्या? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अनडाउटेडली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जितने इलेक्ट्रॉन्स आगे गए उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो पीछे भी गए। इसका मतलब नेट चार्ज का फ्लो कितना है? जीरो। अगर नेट चार्ज का फ्लो जीरो है तो नेट करंट भी क्या है? जीरो है। अच्छा, मतलब अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है तो इस कंडक्टर के थ्रू नेट करंट कितना है? जीरो। क्या रीजन है? क्योंकि चार्ज का फ्लो, नेट में चार्ज का फ्लो जीरो हो गया, इसलिए करंट थ्रू दिस कंडक्टर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं? तो ओम्स ने बोला कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो इसको क्या करते हैं? एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ओम्स ने क्या बोला? क्या करते हैं? इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये बैटरी का सिंबल होता है, तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, एक बड़ी सी लाइन, एक छोटी सी लाइन, एक बड़ी सी लाइन और एक छोटी सी लाइन, ये बड़े में और ये छोटे में इस तरह से अगर हम जब बनाते हैं तो ये बैटरी का सिंबल होता है, सेल का सिंबल होता है। ठीक है, अब ये जो बड़ी वाली लाइन होती है वो बोलते हैं हायर पोटेंशियल और ये छोटी वाली लाइन होती है लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव नहीं होता ये, ऐसा नहीं बोलते कि पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल, ये सोचना गलत है, ये सोचना बिल्कुल भी गलत है, निहायती गलत है। अगर तुम ये बोलते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये निहायती गलत सोच है। इस तरह की सोच रखने से आपको
नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, बाउंड्री में ही अटके रहोगे। ये हायर पोटेंशियल, याद क्या रखेंगे, ये जो बड़ी वाली लाइन है वो है हायर पोटेंशियल, ये जो बड़ी वाली लाइन है वो हायर पोटेंशियल, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। किसी ने बोल दिया सर ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है, उसकी आत्मा भटक के रहेगी, श्राप मिलेगा मेरा उसको। अगर किसी ने बोल दिया कि सर ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, उसकी आत्मा भटकेगी, लिख लोगे। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है, तुमने सुना होगा कि सर बैटरी, जब हम बैटरी खरीद कर आते हैं ना, पेंसिल का बैटरी नहीं, वो पेंसिल बैटरी जब तुम मार्केट से खरीद के लाओगे ना, तो उसमें देखना कुछ लिखा होता है, उसमें लिखा होता है 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसा कुछ लिखा होता है। अब वोल्ट किसका यूनिट, वोल्ट किसका यूनिट है, याद करो तो वोल्ट वोल्ट वोल्ट, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता था क्या, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता था। वोल्ट क्या है, जब 1 जूल पर कूलम, वोल्ट को कैसे डिफाइन करते थे, वोल्ट को हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी जूल्स है और चार्ज करंट क्या होता है, कूलम। तो 1 जूल पर 1 कूलम को 1 वोल्ट बोलते हैं क्या। पोटेंशियल याद होना चाहिए, पोटेंशियल जो पढ़ाया है, चार्ज जो होता है वो अपने आसपास, चार्ज जो है वो अपने आसपास एक रीजन बिखेर रहा है, उस रीजन को दो तरह से डिफाइन करते हैं, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टर्म्स में डिफाइन कर दो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टर्म्स में डिफाइन कर दो। ऐसा कुछ बताया था क्या। फिर हमने क्या देखा था कि जो पोटेंशियल होता है, एक पॉइंट चार्ज से किसी भी r दूरी पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो उसका वैल्यू होता है kq/r। अब पॉइंट चार्ज से जितनी दूर जा रहे हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उससे जितनी दूर चले जाएंगे r का वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा r का वैल्यू हो गया उस पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही कम हो जाता है क्या, हाँ या ना। अब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल डिफाइन किया था, पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जब ऐसा बोलते थे कि इंफिनिटी का पोटेंशियल इज जीरो, किसी भी पॉइंट का अगर पोटेंशियल डिफाइन करना होता था तो एक रेफरेंस दिया था हमने ये बोला था कि चार्ज से अगर इनफिनाइट सेपरेशन पर चले जाएंगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मानना है। अगर उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लिया जाए तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिख रहे थे, उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज जो तुमने वहां पर प्लेस किया है। पोटेंशियल एक बार अगर नहीं याद हो तो जो लेक्चर में मैंने पोटेंशियल बताया है वहां पे देखना। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल। ऐसा समझ लो कि मैंने बोला था ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, जहां का पोटेंशियल ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब जितना दूर चले जाएंगे पोटेंशियल कम होता जा रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। मैंने किसी तरह को इस अरेंजमेंट को यहां पे लाके अरेंज कर दिया है, हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। अच्छा, अब मान लो अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा हो, पॉइंट A पर अगर तुम एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी किधर होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल भागने की होती है क्या। ये उसमें भी किया था स्फीयर वाले क्वेश्चन, जब अर्थिंग वाले कनेक्टिंग वाले क्वेश्चन किया था तो जो पॉजिटिव चार्जेस हो रहे थे वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल भाग रहे थे क्या। पॉजिटिव चार्जेस की टेंडेंसी होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में भागने की, और नेगेटिव चार्जेस की टेंडेंसी जस्ट ऑपोजिट होती है। अगर तुमने यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया होगा तो वो अट्रैक्ट होकर इधर आता है। पॉजिटिव चार्जेस, अगर तुमने पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट किया है तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेंगे, और नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, नेगेटिव चार्जेस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ऐसा कुछ हमने पोटेंशियल डिफरेंस के कांसेप्ट में सीखा था। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन किया है, ठीक है, ये बैटरी वाले भी समझाऊंगा, अभी बस इतना समझ लो कि ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किधर से किधर भागती है, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भागने की है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कंडक्टर है, कंडक्टर में प्रोटॉन्स तो मूव करते ही नहीं, वो अपने पोजीशन पर, कंडक्टर में जो प्रोटॉन्स है वो मूव नहीं कर सकते, न्यूक्लियस के अंदर बैठे पड़े, जो भी मूवमेंट होना है वो इलेक्ट्रॉन में होना है। अब बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने मेंटेन किया यहाँ पर, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी इस तरफ मूव करने की हो गई है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सबकी टेंडेंसी इधर की तरफ मूव करने की हो गई। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव करके
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, वायर में चले जाएंगे और यहाँ से अब यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने हैं वो तो कांस्टेंट होने हैं ना, किसी भी साइड में बदल रहा है, पता नहीं कौन सी साइड में बदल रहा है, फटने वाला है ये इसे पता नहीं। मान लो मैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बोलूं कि यहाँ पर अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स थे तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर भी करने चाहिए क्या, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो स्टार्ट हो गया। क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पूरे सर्किट में इधर से इधर ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था, जब तक मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था तब तक इलेक्ट्रॉन्स में मोशन हो रहा था, रैंडमली वो मूव कर तो रहे थे लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वापस से उसी पॉइंट पर आ जा रहे थे। क्या अब ऐसा नहीं कि अब इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम नहीं है, अभी भी इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम है, लेकिन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बार-बार थोड़ा आगे की तरफ स्किड कर रहे हैं। अब बार-बार आगे की तरफ स्किड करते रहेंगे, स्किड करते रहेंगे, स्किड करते रहेंगे, एक टाइम आएगा जब ये इधर जाएंगे, मूव करके फिर इधर आएंगे, मूव करके इधर आएंगे एंड सो ऑन। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बिकॉज़ ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं, चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं मतलब करंट होगा। अब बाय कन्वेंशन क्या बोलते हैं, बाय कन्वेंशन ऐसा बोला गया है, बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ current is same as direction of current is same as direction of positive charges or direction of current is opposite, direction of current is opposite to direction of electrons। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होंगे उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में मान लेंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां भाग रहे थे ना तो करंट जो होगा कंडक्टर में, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बी से ए तक हो रहा है, तो करंट जो होगा उसका मोशन क्या होगा, ए से बी होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब तुम अगर ध्यान से सोचोगे तो बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने मेंटेन किया, यहाँ पर जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है उसी के कारण चार्जेस का नेट मोशन हो रहा है क्या? अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो करंट भी, जो हमारा कंडक्टर था उसमें करंट भी क्या था, जीरो था। अब करंट में कंडक्टर तभी आ रहा है जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो यहाँ पर करंट नहीं। इसका मतलब ओम्स ने क्या बोला कि किसी भी कंडक्टर में करंट तभी फ्लो करेगा जब कंडक्टर के एंड्स में, जब आपने कंडक्टर के एंड्स में पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन किया है। जैसे इसको हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया, इसको लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। पॉइंट ए हायर पोटेंशियल का पॉइंट है और पॉइंट बी जो है वो क्या है, लोअर पोटेंशियल का पॉइंट है। पॉइंट ए जो है वो हायर पोटेंशियल है, पॉइंट बी जो है वो लोअर पोटेंशियल है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि किसी भी कंडक्टर में करंट तभी दिख रहा है जब तुमने कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन किया है। इसी को स्टेटमेंट में जब लिखते हैं तो उसे बोलते हैं ओम्स लॉ। आई होप ये कहानी तुमको समझ में आई होगी, ओम्स की कहानी। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं ओम्स की कहानी। जो कहानी मैंने सिखाई है या जो मैंने बताई है वो 10वीं में भी तुम्हारे प्रिय अध्यापक, मेरे प्रिय अध्यापक ने तुमको सिखाई होगी। टीचर्स डे था, टीचर्स डे में लोग फोन करके भी गालियां दिया है उनको, कुछ होगा क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता है, गालियां दे रहे फोन दे देंगे। कुछ लोगों ने अच्छा भी लिखा है, कुछ लोगों ने अच्छी अच्छी बातें भी बोली है, सबने गालियां दे दी। हाँ क्या बता रहे थे?
ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ओम्स लॉ का क्या लिखेंगे? अब जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं वो याद रख लेना चुपचाप से, ठीक है? करंट थ्रू a conductor, current through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। ये स्टेटमेंट है, ठीक है? एक और लिख लेते हैं, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लेना कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। किसी एग्जाम में तुमसे नहीं पूछेंगे, मतलब अब तुम इस लेवल से बाहर चले गए हो कि तुमसे ओम्स लॉ पूछे, और अगर तुमसे पूछ रहे हो ओम्स लॉ मतलब तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है, इसलिए वो तुमसे ओम्स लॉ पूछ रहे हैं। वाइवा में जब आप कॉलेज में जाओगे, लैब में जब वाइवा होगा और अगर तुमसे पूछ रहे हैं ओम्स लॉ मतलब तुम समझ जाओ कि तुम्हारा लेवल बहुत ही नीचे गिर गया है, इसलिए तुमसे बहुत ही नीचे लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर तुम ओम्स लॉ भी नहीं बता पा रहे हो अपने टीचर को तो तुम बहुत ही अलग लेवल में हो, ठीक है? ये लेवल जो है वो कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं अपने जीवन काल में, सबके बस की बात नहीं है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट याद क्या रखना है कि करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स, ठीक है? कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। सिंपल सा ये बोलेंगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप इन दोनों के एंड्स के बीच में क्रिएट करोगे उतना ज्यादा करंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के एंड्स के बीच में उतना ज्यादा कंडक्टर के थ्रू करंट। इसका एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा तुमको, ये ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन का एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं, क्लास 10th में भी कराते हैं, क्लास 12th में भी कराते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्कूल या कॉलेज कैसा है। अगर गरीब स्कूल में हो तो वो प्रैक्टिकल नहीं कराते, वो सोचते हैं कि क्या कर लेंगे बच्चे प्रैक्टिकल करके, पढ़ाई तो है ही नहीं, प्रैक्टिकल करा के क्या कर लेंगे, तो वो प्रैक्टिकल भी नहीं कराते। लेकिन बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, क्लास 9 10 के बच्चे भी करते हैं। इसको स्टेटमेंट वाइज ऐसे लिखते हैं कि I is directly proportional to B, या इस तरह से लिख सकते हो। अब फिजिक्स में ये ना प्रोपोर्शनैलिटी साइन नहीं कर सकते, फिजिक्स वालों को ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अच्छा नहीं लगता, वो बोलते हैं इसको भगाना है किसी तरह से। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते हैं R, और ये R जो है R होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आज भी बात करूंगा इस पे, अगले दिन बात करूंगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है? फॉर अ गिवन कंडक्टर of constant length and cross section area resistance is constant। अगर तुमको आता है तब भी अच्छी बात है, नहीं तो अभी बस मान लेना कि ऐसा कुछ होता है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि किसी भी कंडक्टर में करंट तभी फ्लो करेगा जब तुमने उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन किया है, या ऐसा बोलेंगे कि करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाएगा उतना ज्यादा करंट का वैल्यू होगा। अच्छा, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, और ये जो कांस्टेंट है वो एक्चुअल में क्या होता है, उस कंडक्टर का जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट। अच्छा, कुछ बातें याद रखना होता है, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर तुम फिजिकल कंडीशन चेंज कर दोगे, टेंपरेचर चेंज कर दोगे तभी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, लेंथ में एरिया में चेंज आता है तभी वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओम्स लॉ तक आज नहीं रहने देते हैं, इसका वेरिफिकेशन तुम्हें करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो इस तरह का एक सर्किट दे देते हैं तुमको, एक रेजिस्टेंस लगा के पोटेंशियल डिफरेंस लगा के
एक एम्पलीमीटर लगा देते हैं यहाँ पे, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं यहाँ पे। 12वीं के बच्चे हो ये सब शायद समझते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे रियोस्टेट लगा देते हैं, रियोस्टेट नहीं लगाते वो, यहाँ पे एम्पलीमीटर और वोल्ट मीटर का यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाते हैं, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाएंगे। अब रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जैसे छोड़ो पहले आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वोल्ट मीटर, एम्पलीमीटर, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस ये सब समझा देंगे, तब एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। इतना ही देते हैं आज। ये सब देखो सब कुछ पहले से तुम जानते थे, कुछ नया नहीं था आज के बच्चे, इसे शायद थोड़ा फास्ट पढ़ाया है। इतना ही देते हैं।